मोदी सरकार के द्वारा की गई विच हंटिंग इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि सोनम वांगचुक जानते थे कि कभी भी कोई उटपटांग बहाना देकर उन्हें जेल डाला जा सकता है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। अरे बाप रे, इससे तो प्रूव हो जाता है कि ये चाइनीज एजेंट है। लेकिन सच बात क्या है कि एक्चुअली में ये बात उन्होंने नहीं कही है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा, सरकार के पालतू ट्रोल इतने कामचोर हैं कि इन सब के अलावा उन्हें कुछ मिला ही नहीं सोनम वांगचुक को बदनाम करने के अलावा, तो इन्हें 3 इडियट्स मूवी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये सब क्या देखना पड़। इन लोगों ने खुद को देश से आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो किया नहीं और सोनम वांगचुक पे सवाल उठा रहे हैं। नाथुराम गोडसे को पूछने वाले क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निहाल गांधी वायलेंट ऑफ द लिस्ट वही दिखेगा और हर गोडसे में से अपना भगवान दिखेगा। 26 सितंबर 2025 दोपहर के करीब 12:30 बजे दर्जनों की संख्या में पुलिस और ऑफिसर सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उन्हें घर की तलाशी ली जाती है और उनके फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को छीन लिया जाता है। इसके बाद उन्हें अरेस्ट करके सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है। उनकी पत्नी इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। बाद में उन्हें फ़ोन कॉल आती है कि इंस्पेक्टर फ़ोन पे बताते हैं कि उनके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत NSA के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में भेजा जा रहा है और फ्लाइट लैंड करते ही वो अपने पति से बात कर सकेंगी। लेकिन घंटे बीत जाते हैं, कोई खबर नहीं आती है। उनकी वाइफ को सोनम से बात करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय उनकी वाइफ का कहना है कि सोनम वांगचुक ट्रेसेबल नहीं है, उनके बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो सही हालत में है भी या नहीं है, तो वो कहाँ पे है। जिस एक्ट के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है और निडरों में से है कि सरकार के ये इंसान नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो 1 साल के लिए डिटेन किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्हें लीगल हेल्थ भी लाई की जा सकती है। आमतौर पर सरकार ये कानून लाई थी तो आतंकवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फेमस साइंटिस्ट, इनोवेटर, एजुकेटर और ऐसे एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने में जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, ना जाने कितने अवार्ड जीते हैं अपने काम के लिए। एक ऐसे इंसान जिन्होंने नॉन वायलेंस के और गांधी फिलॉसफी को फॉलो किया है। ये घटना सही मायनों में देश की डेमोक्रेसी को एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे शॉकिंग चीज़ है कि किस तरह से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पे पूरी मशीनरी लगा दी गई है इनके पीछे बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ झूठी खबरों फैलाने के लिए। हम आँख भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करें तो चर्चा नहीं होता। जेल बड़ौदा आंदोलन के लिए मैं कहूँगा तैयार रखें, अपने जेलों को खाली साफ करके हम आ रहे हैं। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कम से कम 5 सालों से चल रहा है। सही सुना आपने, पिछले 5 सालों से एक ही चीज़ को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फर्क ये है कि 5 साल में मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। जब जैसे ही थोड़ा वायलेंस ब्रेकआउट कर गया तो मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया ताकि प्रोटेस्टर को बदनाम किया जा सके। सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर 2020 में। इन प्रोटेस्ट को फॉलो कर लिया गया जब अमित शाह ने इन लोगों के साथ मीटिंग करी और प्रॉमिस किया कि इनके वादों को पूरा करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में फिर प्रोटेस्ट होते हैं। फिर जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक प्रोएक्टिवली सामने आकर लीड करना शुरू करते हैं। पहले इन्होंने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर फरवरी 2023 में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, सरकार ने नहीं सुनी। फिर मार्च 2024 में इन्होंने 21 दिन की अंतर स्ट्राइक की, फिर सरकार ने नहीं सुनी। फिर सितंबर 2024 में 1000 किलोमीटर की पद यात्रा करेगी, लेह से दिल्ली तक ये चल कर गए। नमस्कार, जुले सलाम। ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर चल। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। फिर 5 अक्टूबर 2024 को इंडेफिनिटली 100 के स्ट्राइक पे बैठ गए। 16 दिन तक 100 स्ट्राइक पे बैठने के बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आता है कि आओ बात करते हैं, लेकिन बातों में फिर जुमलाबाजी देखने को मिली, कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर ये मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। 10 सितंबर 2025 को सबसे रिटेन प्रोटेस्ट टास्क हुआ जहाँ पर एक और हमने स्ट्राइक शुरू कर दी।
और एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि इन सभी प्रोटेस्ट में, सभी मार्च में, हंगर स्ट्राइक में लद्दाख के लोगों की डिमांड एक ही रही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में जरूर किया जाए और स्टेटहुड दे दिया जाए। अब शायद क्यों जरूरी है लद्दाख के लोगों को, लद्दाख का पर्यावरण, लद्दाख की वादियाँ, लद्दाख का कल्चर और लद्दाख के डेमोक्रेसी का सवाल है। बिना शेड्यूल के ये सब खतरे में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी खुद इसकी बात कर रही थी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में खुद प्रॉमिस किया था कि वो लद्दाख के लोगों को ये देंगे। तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा साफ शब्दों में, पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया। उस सवाल उठता है कि खुद बीजेपी इस चीज़ को लेकर वादा कर रही थी, तो सालों से इस चीज़ की मांग भी कर रहे थे, तो अब बीजेपी अपने वादे से क्यों पूरा नहीं कर रही है। इस चीज़ का शॉर्ट में जवाब है कि अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। यानी कि सरकार लद्दाख की जमीन को कांग्रेस को दे देना चाहती है, वहाँ पे माइनिंग कराना चाहती है, वहाँ के जंगलों को तबाह करना चाहती है। इस चीज़ के बाद भी हम इस वीडियो में डिटेल में करी थी। 10 सितंबर से सोमन बांचू की हंगर स्ट्राइक पीसफुली चल रही थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर 23 सितंबर को हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, 2 लोगों की तबीयत खराब हो जाती, उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। ये वायलेंस ट्रिगर होने के सबसे इमीडिएट रीजन बन जाता है। इन लोगों की तबीयत खराब होने के बावजूद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। Protest organizers have been warning sentiment among youth could turn violent if the government continues to refuse their demands. 24 सितंबर को लेह में बंद ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ के माडे ग्राउंड में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सालों से दबी लोगों के प्रेटेशन और गुस्सा इस समय पर चरम सीमा पे पहुंच चुका था। यहाँ पे ये बात भी मेंशन करनी जरूरी है कि लद्दाख में बेरोजगारी कितनी बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर रिपोर्टेड बोर्ड से अलग होने के बावजूद यहाँ जॉब में भारी कमी देखने को पड़ी है। रिकमेंड का सर्वे बताते कि लद्दाख में 26% ग्रेजुएट बेरोजगार फिर रहे हैं, जो नेशनल एवरेज 31% का लगभग डबल है। ये बेरोजगारी का रेट अंडमान निकोबार के बाद सबसे ज़्यादा है। तो 24 सितंबर को ये भीड़ इकट्ठा हुई। यहाँ मौजूद इन सारे अलग अलग कानूनों की वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग सीधे तौर पर भड़क गए और पुलिस और प्रोटेक्टर्स के बीच में क्लैश देखने को मिला। कई गाड़ियों पर आग लगा दी जाती है और तोड़फोड़ भी देखने को मिलती है। लेह में बीजेपी के हेडक्वार्टर हिल काउंसिल पर आग लगा दी जाती है। बीच प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज करते हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कुछ आई विटनेस के मौजूद पे पुलिस सीधे तौर पे गोली भी चला देती है प्रोटेस्ट में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। 80 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। प्रोटेस्ट का दावा है कि कई साथियों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़ते हैं। यहाँ भी ये भी मेंशन करना जरूरी है कि लोगों के द्वारा ग्राउंड पे वीडियो से ये दिखता है कि पुलिस ने पहले फायरिंग करी थी और वायलेंस उसके बाद शुरू हुआ था। अब कई लोकल लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। इन वीडियो को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि सच बाहर ना सके। सबसे शौकिंग बात है कि मारे जाने वाले लोगों में एक कारगिल वॉर के वेटरन सेवांग थारेंग जैन, इनके कारगिल के 3 महीने तक फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान इन्हें नहीं मार पाए थे, इन्हें मारा तो हमारे देश की खुद की फोर्स ने, मोदी सरकार द्वारा कंट्रोल की गई पुलिस ने। इनके पिता बताते हैं कि हमारे खून में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। ये खुद भी कारगिल वॉर के वेटरन रहे हैं और थारजन के बच्चे भी आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब अपने बेटे के होने के बाद इनके पिता सवाल करते हैं कि क्या इस तरह से हमारी सरकार हमारे ब्रिटिश को टीच करती है। इसमें सोनम बांचू जो गांधी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी तक गांधी जी के स्टाइल में अपनी हंगर स्टाइल को खत्म करने का ऐलान करते हैं इस वायलेंस की घटना को देखते हुए। ठीक वैसे ही सन 1922 में महात्मा गांधी ने चोरी कर स्टूडेंट के बाद नॉन कांग्रेस को मूवमेंट कॉल आउट कर दिया था। सोनम बांचू साफ शब्दों में वायलेंस को कंडेम करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी ना देकर और 5 बार उनकी 20% को नजरअंदाज करके ये सिचुएशन क्रिएट करी है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात। अब ऐसे में कोई समझदार पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता और खुद चला जाता प्रोटेस्टर से मिलने, उनकी बातें समझने। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा ही किया। प्रोटेस्टर की परेशानियों, उनके गुस्से, उनके प्रोटेस्टर को ना समझने की
वजह से उन्हें ही बदनाम करना शुरू कर दिया। सरकार में बैठे मिनिस्टर और उनकी आर्टिस्ट वाले कहने लगे कि ये किसी फॉरेन कंट्री की साजिश है, इन प्रोटेस्टर को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। रशिया के लेफ्टिनेंट कमांडेंट गुप्ता ने कही है घिसी पिटी कैसेट दोहराते हुए कहा कि लद्दाख की शांति भंग करने की साजिश की जा रही है और ये नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा ने कहा कि ये जैन जी के आड़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। जैन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जैन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जैन जी का नहीं, ये कांग्रेस का। असल में दोस्तों जब से नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट हुआ है तब से बीजेपी सरकार में जैन जी का भूत घुस गया है। इन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं नेपाल में जो हुआ वो इंडिया में ना हो जाए, नहीं तो हमारी सरकार का क्या हो। ये लोग इतने डरे हुए कि हर प्रोटेस्ट में नेपाल का जैन जी प्रोटेस्ट ही दिखाई दे रहा, फिर भी वही गलतियाँ कर रहे हैं जो नेपाल की सरकार ने करी थी। प्रोटेस्ट को सुनने की जगह पर उन्हें क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने वायलेंस की पूरी जिम्मेदारी सोमन वांगचुक पे डालते हुए कहा कि उन्हें भड़काऊ भाषण दिए थे, उन्हीं की वजह से भीड़ उकसी थी, जबकि इस चीज़ का एक भी सबूत नहीं है। जितने भी वीडियो आपको सोनम वांगचुक को दिखेंगे उन्होंने नॉन वायलेंस और पीसफुल रहने की बात करते हैं। तबकि दूसरी तरफ कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और बीजेपी के कितने ऐसे मिनिस्टर हैं जो भड़काऊ भाषणों को कैमरे पर कैप्चर किया गया सीधे तौर पे। अमित शाह को वो बात ही भड़काऊ नहीं लगती जो एक्चुअली में वायलेंस भड़काया जाता है, लेकिन कोई गांधीयन स्टाइल में नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करने की बात करता है तो ये बातें भड़काऊ लग जाती है। नाथूराम गोडसे को पूछने वालों से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन्हें हर गांधी वायलेंट और देशद्रोही दिखेगा और हर गोडसे में इन्हें अपना भगवान दिखेगा। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि कितने सादे तरीके से सोनम वांगचुक को फंसाने की कोशिश की गई। 25 सितंबर को होम मिनिस्टर की ऑर्गेनाइजेशन को स्टूडेंट एजुकेशन कल्चर मूवमेंट को लद्दाख शॉर्ट फॉर्म SCCMOL का SRL लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। ये लाइसेंस विदेश से डोनेशन लेने के लिए जरूरी होता है। रीजन दिए गए इसके लिए एक था कि सोनम वांगचुक 3.5 लाख कैश में SCRL अकाउंट में जमा किया। ये कोई ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। सरकार ने खुद माना कि FCR के फंड से खरीदी गई एक बस को बेच के आया था, जिसे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग FERS अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया था। सरकार को बस दिक्कत यह है कि सोनम वांगचुक ने ये कैश में दिए और इसके बारे में प्रॉपर्ली नहीं बताया। दूसरा कारण ये है कि 2021 में 3 वॉलंटियर को खाने और रहने के खर्चे के तौर पर कुल मिलाकर 54,000 को रुपए दिए थे जो FCR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। उसके अकॉर्डिंग SCR अकाउंट में डोनेशन नहीं कर सकते, इसके अलग अलग लोकल अकाउंट होता है। इसके रिस्पॉन्स में SCR का कहना था कि गलती से FERS अकाउंट में ट्रांसफर हुआ गलती से। कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये प्रकाउट कर रहा है और ऐसे दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती कर दी। एक और कारण है यहाँ पे बताया जाता है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया के सॉफ्टवेयर पे विदेश से 4.93 लाख का फंडिंग मिली थी। अब इस फंडिंग की डिटेल को आप देखो जरा क्या लिखा है। इस फंडिंग ने एक स्वीडन NGO से आई है फॉर सिक्योरिटी और सबमिटिंग बाकी इशूज पर युवाओं में अवेयरनेस क्रिएट करने की वजह। अब कोई बच्चा भी इसे देखकर बता सकता है कि फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेकिन हर जगह पे अपने खिलाफ साजिश देखने वाली सरकार को फूड सिक्योरिटी में अपनी इंडिया की सॉवरेनिटी दिखी। इस बकवास बात पर सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। दूसरा हमला सोनम वांगचुक पे इनकम टैक्स को लेकर किया। अब बात यह है कि दोस्तों इनकम टैक्स के एक्शन के 26 के तहत लद्दाख की शेड्यूल इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। इस झूठ के बावजूद देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी फील करते हुए सोनम वांगचुक इनकम टैक्स भरते हैं, फिर भी ये नोटिस आ रखा है। तीसरा हमला सरकार इनसे CBI छोड़कर वही चीज़ जो अपोजिशन के लीडर्स पे करी जाती है। कुछ भी उठपटांग बहाना दे दो और CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत ही सीरियस मैटर है और CBI का नाम आ जाता है तो लोगों को लगता है कि कुछ तो सीरियस मैटर हुआ। इस केस में कहा गया कि CBI प्रोब कर रही है कि प्रोब फंडिंग को लेकर के पाकिस्तान को विजिट को लेकर। इसकी आगे बात करते हैं कितनी रेडिकल चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि करीब 1 साल बाद सोनम वांगचुक को एक एनोमेंसिव लेटर मिला था जिसमें एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी गई थी कि अगर सरकार की नहीं सुनी, अपनी प्रोटेस्ट बंद नहीं करे तो इस तरह से ये आरोप लगाए। इस लेटर में कहा गया था कि सरकारी एजेंसी को इंट्रोड्यूस बैंक से डिटेल ले ली है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था। CBI ने कोई भी फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दी।